माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, इस यात्रा में आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसमें यही नहीं कि जो हमारी योजना है उन योजनाओं की क्रियान्विति कितनी हुई है, हमें कितने लोगों को लाभ मिला है, इसका मूल्यांकन भी करना है। और गरीब के कल्याण की गारंटी लेकर के जो प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, उनका सपना है कि गांव में बैठा अंतिम पायदान पर एक भी व्यक्ति जो पात्र है, वो पात्र किसी भी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए। जनता की राय के आधार पर जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उसको संकल्प मानते हुए उन्होंने 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिले, इसके लिए 1 जनवरी से उनको मिलने की सारी व्यवस्था सुनिश्चित की। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश की माताओं बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। गारंटी इस बार सियासत में खूब चली। राजस्थान विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जहाँ गहलोत सरकार की तरफ से भी कई तरह की गारंटी की बात कही गई, वहीं से जब मोदी राजस्थान आए प्रचार के लिए तो उन्होंने कहा कि मोदी यानी कि गारंटी पूरी होने की गारंटी। बहरहाल चुनाव संपन्न हुए, सरकार बनी और अब एक बार फिर गारंटी का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन इस बार बीजेपी सरकार बनने के बाद बीजेपी का यह कहना है कि अब गारंटी पूरी करने का वक्त आ गया है। शुरुआत हो चुकी है सिलेंडर के दामों से, लेकिन जितनी भी गारंटी दी गई थी उन गारंटियों को आगे कैसे फ्रेमवर्क में पूरा किया जाएगा, और ये सवाल तब और भी लाजमी हो जाता है जबकि अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। तो ऐसे में गारंटियां लागू करने के लिए आखिर किस तरह से कार्य योजना को तैयार किया जाएगा, इसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। भाजपा से हमारे साथ विकास सोमानी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस अनुश्री जी हमारे साथ कुछ देर में चर्चा का हिस्सा होंगी, वरिष्ठ पत्रकार अनिल सेन जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। अब विकास जी, गारंटी पूरी होने की गारंटी, मोदी आए इस वादे के साथ की गारंटी जरूर पूरी होंगी, और पहली गारंटी जो कि 450 रुपए में सिलेंडर की बात थी वो 1 जनवरी से मिलना लोगों को शुरू हो जाएगा। बाकी गारंटियों की बात करें तो पेट्रोल के दामों को लेकर बार बार निशाना साधा जाता था, कहा था कि सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और सबसे ज्यादा जो वैट है वो राजस्थान में, लेकिन वैट को लेकर अभी तक किसी तरह की कोई बात नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल इसके साथ ही इससे पहले ये खड़ा होता है, अब तक जबकि विभागों का ही बंटवारा नहीं हुआ है, मंत्रालय नहीं सौंपे, विभाग नहीं सौंपे गए हैं मंत्रियों को, तो ऐसे में बाकी गारंटियों को पूरा करने का फ्रेमवर्क कैसे तैयार होगा? प्रभात जी, आपने जो बात उठाई और जो सवाल उठाए हैं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा जी ने शपथ लेने के तुरंत बाद से कार्य करना शुरू कर दिया और
जो मोदी जी की जो गारंटी है, जो मोदी जी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बात की कई मंच से घोषणा की थी कि मोदी का नाम गारंटी है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे करतारपुर कॉरिडोर का मामला हो, चाहे वो 370 संबंधित मामला हो। तो इसी बात को आप देखें, जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसा जताया और मोदी जी के गारंटी के प्रति भरोसा जताया, उसी बात को लेते हुए माननीय भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण के बाद ही तुरंत प्रभाव से आला अधिकारियों की मीटिंग ली। जो महत्वपूर्ण विषय राजस्थान के लिए हैं, अपराध से राजस्थान को मुक्त करना, पेपर लीक माफिया के लिए एसआईटी का गठन किया, और साथ में जो चीज है, अभी भी अभियान चल रहा है। आप देखें कि लगातार जो है एडीजी क्राइम दिनेश एमन साहब के निगरानी में जो टास्क फोर्स बनाई गई है, उसमें गैंगस्टरों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसमें एक दिन में लगभग 2500 के से लगभग अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो विभिन्न प्रकार के भू माफिया, बजरी माफिया, शराब माफिया, किसी प्रकार के या अपराधों में लिप्त है और कई समय से फरार चल रहे हैं। उसमें कम से कम 36 अपराधी तो हार्डकोर अपराधी हैं। तो जो प्रमुखतया से संकल्प पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, उस बात को पूरे करने की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और राजस्थान सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्वरित रूप से करती आ रही है। चलिए, अनुश्री जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनुश्री जी, अभी बीजेपी के जो प्रत्याशी हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि है, उनका ये कहना था कि गारंटी पूरी होने का वक्त आ गया है और गारंटी पूरी होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि सिलेंडर को लेकर जो वादा किया गया था, अपराधों को लेकर, पेपर लीक को लेकर जो वादा किया गया था और जो गारंटी दी गई थी कि इन पर लगाम लगाई जाएगी और उन वादों को पूरा किया जाएगा, सारे योजना एक तरह से शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने मीटिंग ली और काम शुरू कर दिया। कांग्रेस का ये कहना था, आज भी जब आ रहे थे, कि अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है और इतने दिन हो गए। और आज तो प्रताप सिंह खाचरियावास का एक अलग ही बयान सामने आया। उनका कहा कि उनका बीजेपी सरकार जो नहीं बनी, उसका तो हनीमून पीरियड ही अभी तक खत्म नहीं हो रहा, काम करना कब शुरू करेगी? काम करने का एक वक्त जो तय किया गया है 5 साल का, उसमें शुरुआत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि आते ही एसआईटी, वो पेपर लीक मामले को लेकर कई लोगों का विरोध था, उसका गठन कर दिया गया। सिलेंडर को लेकर तारीख की घोषणा कर दी। अभी तो वक्त है, धीरे धीरे घोषणाएं पूरी होंगी। फिर इतनी जल्दबाजी क्यों कांग्रेस की तरफ? सारी योजनाएं, सारी घोषणाएं, सारे जो गारंटियां एक साथ तो पूरी होंगी नहीं। जी देखिए, निश्चित तौर पे, लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय इन्होंने जो गारंटियां दी थी और जितना इन्होंने मुद्दा उठाया था, उस तरीके से लेकर देखा जाए तो इनकी गारंटियों पर भी संशय है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करेगी। और निश्चित तौर पे आज देखा जाए तो अभी तक इनके मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं हुआ है, जिससे कि काम की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है कि कैसे क्या काम होगा। आज देखा जाए तो रिजल्ट आ गए थे और अभी 15-20 दिन निकलने को जा रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थितियां, आज अभी विकास जी को मैं सुन रही थी, यूट्यूब पर लाइव था, वो बोल रहे थे कि एसआईटी का गठन कर दिया, ये कर दिया गया। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, इन्होंने सबसे ज्यादा महिला अत्याचारों को लेकर मुद्दा उठाया था। आज ये कर क्या रहे हैं? अगर ये बताए तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, एक्शन लेने की भी बात है। एक्शन कब लेंगे? लेकिन निश्चित तौर पे अभी तो इनका एक जो पीरियड है वो ही खत्म नहीं हो रहा है, तो आगे के लिए ये इनिशिएटिव कब लेंगे, ये इनको खुद को भी नहीं पता है। चलिए अनिल, जब हम सरकार की कार्य योजना या फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको लेकर वादे किए जाते हैं, लेकिन जब पूरा होने की बात आती है तो आरोप प्रत्यारोप सियासत है। विरोध में, विपक्ष में जो बैठा है वो प्रत्यारोप और आरोप का उनका फर्ज है, वो निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए? देख, क्योंकि पिछली अगर हमने सरकारों की बात करें तो हमेशा ये होता है कि जब सरकार का जाने का वक्त होता है या फिर इलेक्शन होने वाले होते हैं, आखिर के 1 साल की बात करें तो उस आखिर के 1 साल में लगातार घोषणाओं की एक तरह से अंबार लगा दिया जाता है और फिर वो योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं और ठगासा महसूस करता है मतदाता। क्या लगता है सरकारों को अपनी कार्य योजना को शुरुआत में किस तरीके से सामने रखना चाहिए और किस तरह से सबक लेना चाहिए पुरानी सरकारों से? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर सही समय पर उन्होंने पूरा नहीं किया तो मुझे लगता है कि अगर सरकारों का यही सिलसिला रहा तो सरकारें बदलने का सिलसिला भी नहीं बदल पाएगा। तो यही वजह राजस्थान में कहीं ना कहीं मानी जा सकती है कि इस बार जो रिवाज बदलने की बात थी शायद नहीं हो पाया। और इस बात को लगता है जिस तरह से कामकाज की शैली यहाँ पर बदली है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने शायद समझ लिया है कि राजस्थान की जनता क्या चाहती है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि पिछले 5 साल में काम नहीं हुआ, काम हुआ, विकास के काम भी हुए, कई योजनाएं भी आई, लेकिन फिर भी सरकार क्यों बदली, यहाँ पर अगर पॉइंट होता है प्रभात, तो ये एक एनालिसिस का विषय हो जाता है कि राजस्थान की जनता आखिरकार चाहती क्या है, काम के आधार पर वोट करती है या नहीं करती है। क्योंकि अगर कांग्रेस का वोटिंग रेशियो देखा जाए पिछली बार के मुकाबले इस बार कुछ परसेंटेज बढ़ा है,
यानी कम तो नहीं हुआ है। पिछली बार जितने मतदाता थे कांग्रेस को जितना वोट दिया, इसका मतलब संतुष्ट हैं और कुछ हद तक ज्यादा संतुष्ट है, इसलिए कुछ ज्यादा वोट बढ़े। लेकिन बीजेपी ने ज्यादा गेन किया है, यानी जनता को उम्मीद उससे ज्यादा है। जनता चाहती है कि ये जो आप दे रहे हैं इससे ज्यादा हमें चाहिए, और यही वजह है कि विपक्ष का जो वोट शेयर रहा वो कांग्रेस से 2% से ज्यादा जो है वो ज्यादा रहा, और यही वजह रही बीजेपी के खाते में 115 सीटें गई। अब काम की बात आ जाती है कि सरकार बनी, सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम यहाँ पर बनाए गए, तो जो कार्यशैली यहाँ पर शुरुआत हुई है 450 रुपए में सिलेंडर देना, और 1 जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी। 3 दिसंबर को नतीजे आए थे और 1 जनवरी से इस योजना की शुरुआत होना, यानी 1 महीने का समय सरकार को नहीं हुआ है, और उसी बीच इस तरह की योजना शुरू करना, ये कहा जा सकता है कि जो जनता चाहती है शायद उस ट्रैक पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रह सके। लेकिन दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की यहाँ पर बात कर ली जाए, एक बड़ा मुद्दा था कानून व्यवस्था और महिला अपराध। यहाँ पर आकर अगर सुई अटकती है, ये फिलहाल भी अगर रेशो देखा जाए, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने मालवीय नगर की घटना को देखा था, मालवीय नगर में जिस तरह की घटना हुई, और रेप और जो छोटी मोटी चेन स्नैचिंग की घटना हो, दूसरी जो अपराध की घटनाएं हैं, इनके आंकड़े में गिरावट नहीं आई है। सरकार ने योजना तो शुरू की है, पेपर लीक के लिए एसआईटी गठित कर दी है, अभी हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई एग्जाम नहीं हुई है, कितना कारगर होगा, और पहले जो पेपर लीक में लोग संलिप्त थे उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी, वो सरकार की मंशा पर आधारित है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सरकार ने कदम उठाया है, महंगाई से राहत वाला कदम है। जनता की उम्मीद थी कि सरकार आते ही इस 450 रुपए वाले सिलेंडर को पूरा करेगी, और उसमें उज्ज्वला योजना और जो बीपीएल वाले उनको शुरुआत में दी जा रही है। लेकिन आम जो जनता है राजस्थान प्रदेश की, उसके ऊपर पूरी तरह से महंगाई का भार है। शायद इसको अगर भारतीय जनता पार्टी समझेगी तो आने वाले दिनों में, अगर जिस तरह से संकल्प पत्र में सुझाव मांगे गए थे उनको इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, अगर जनता की बात को बीजेपी समझेगी तो ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में राजस्थान प्रदेश की पूरी जनता को ये 450 वाला जो सिलेंडर है वो यहाँ पर लागू करना पड़ेगा, क्योंकि जनता की मांग है। बीपीएल के घर में और उज्ज्वला के घर में अगर 450 में सिलेंडर जाएगा तो उसका पड़ोसी ये जरूर कहेगा कि सरकार हमें क्यों नहीं दे रही, हमने ऐसी क्या गलती की है, हम टैक्स और देते हैं लेकिन फिर भी जनता में राहत नहीं दे रही है। तो ये इश्यू जरूर सरकार के सामने खड़ा होगा, जिसके ऊपर सरकार मंथन करेगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सरकार ने एक राहत की तरफ जो है वो कदम यहाँ पर बढ़ाया है। अब ये कदम लोकसभा चुनाव को लेकर तक सीमित नहीं रहे। सरकार जिस तरह से शुरुआत की 1 महीने में ये योजना की सौगात यहाँ पर दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो कांग्रेस की सरकार पर जब जनसभा हो रही थी कि 10 से 11 रुपए पेट्रोल डीजल पर वेट का यहाँ पर ज्यादा जा रहा है, तो उस पर भी अब टकटकी है आम लोगों की कि उसमें राहत कम मिलेगी, और वहां जो है वो सरकार क्या कदम उठाती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। विकास जी, गारंटियां या फिर सब्सिडी उस वर्ग को देना जो बहुत ज्यादा निचले तबके में आता है, लेकिन इनकी वजह से, जैसा कि बीजेपी जब विपक्ष में हुआ करती थी तो ये आरोप लगाती थी कि लगातार घोषणाएं की जा रही हैं, रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, और इसकी वजह से जो राजस्व घाटा है या फिर हम कहें कि ऋण जो है राजस्थान पर, हर व्यक्ति पर जो ऋण का जो आंकड़ा है वो लगातार कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये घोषणाएं या फिर गारंटी पूरी करने के चक्कर में अगर ये आंकड़ा बढ़ता है तो इसको रोकने को लेकर क्या कोई कार्य योजना है, क्योंकि इन सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने बहुत जरूरी है, वरना जो गारंटियां बीजेपी की तरफ से दी गई हैं वो भी एक तरह से घाटा बढ़ा सकती हैं राजस्थान का आने वाले वक्त में। प्रभात जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाया। इसमें आप देखेंगे पूर्व में जब कांग्रेस सरकार थी तो पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने हड़ताल की और उन्होंने इस बात को कहा कि राजस्थान सरकार अगर थोड़ा सा वेट कम कर दे तो वो लगभग जो है आसपास के जो स्टेट है उनके बराबर पेट्रोल डीजल के दाम हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त कोई सुनवाई नहीं हुई और हड़ताल चलती रही। कभी लेकिन कांग्रेस ने ये कहा था कि हमें राजस्व अर्जन का एक बहुत बड़ा माध्यम है, अगर हम इस वैट को कम कर देंगे तो जो इनकम होती है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो कम हो जाएंगे। उनका ये तर्क था इसको लेकर। राजस्व अर्जन के जो साधन थे और जो नियमानुसार जो सरकार चलती आ रही थी और जिस प्रकार की जो योजनाएं थी, उनका कहीं भी कोई योजना के प्रति कोई स्पष्ट नहीं था। चाहे वो चिरंजीवी योजना ले लें, चाहे कोई सी भी अन्य योजना ले लें, जो योजना भी जो कांग्रेस सरकार में लागू हुई वो धराशायी होती गई है। तो किसी भी योजना का कोई एक मास्टर प्लान नहीं था। इस वजह से ये लगातार कर्ज में राजस्थान डूबता गया पिछले 5 साल में। अब जो स्पष्ट रूप से आपको मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादे में भी कहा और बाद में भी ये कहा और अभी भी जो योजनाएं आप देखें निरंतर रूप से राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी की सरकार हर मुद्दे पर विषय पे काम कर रही है। और दूसरा विषय और बताएं आप, जो मुद्दे केंद्र से और राजस्थान से जो संबंधित मुद्दे हैं, उन मुद्दे में जैसे ईआरसीपी वाला मुद्दा है, उसको भी आगे डबल इंजन की सरकार होते हुए उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। अब कुछ मसले जो ऐसे हैं उसमें स्पष्ट रूप से कहा था संकल्प पत्र में और राजस्थान के जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कि जो डीजल पेट्रोल है उनकी मूल्य की, उनकी दरों की भी समीक्षा की जाएगी। अब जिनकी समीक्षा जब की जानी है,
आप देखिए प्रभात जी, राजस्थान में इतनी सरकारें आई गई और लगातार काम करती रही। आज डबल इंजन की सरकार आई, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से निर्णय लिए जा रहे हैं कि ईआरसीपी कितना पुराना मामला था और किस तरह से राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में लटका रहा, अब उसमें मीटिंग हो रही है, जनवरी के फर्स्ट वीक में एमओयू की एक व्यक्त की जाती है कि हो जाएगा, जिससे 13 जिलों को लाभ मिलने की संभावना पूरी प्रबल हो जाएगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक्शन ले रही है, अभी मैं अनुश्री जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार या मंत्रिमंडल बना नहीं है, जो भी स्थिति हो रही है। और आप देखें, जब 2018 में कांग्रेस की गहलोत सरकार आई थी तो 18 दिन तो मुख्यमंत्री, 16 दिन तो मुख्यमंत्री बनाने को लगा दिए थे और 16 दिन तो माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने 2018 में शपथ ली थी। आप देखें, यहाँ शपथ लेने के बाद जिस तरह से माननीय भजन लाल जी जो कार्य कर रहे हैं वो राजस्थान में देखने लायक है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोई भी विषय हो, जो हमने संकल्प पत्र के पहले प्राथमिक विषय हैं जिनको पहले रूप से लिया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला विषय था अपराध का, वो अपराध दिया। दूसरा विषय जो सिलेंडर के लिए जो वादा किया था, जो बीपीएल परिवार है, जो कम से कम 17 लाख से 1 करोड़ 5 लाख के लगभग के जो परिवार है जिनको सिलेंडर 450 मिलना चाहिए था, उसके लिए 1 जनवरी से लागू करने की घोषणा कर दी। आप देखिए, जो महत्वपूर्ण विषय जिनसे सीधे सीधे इंपैक्ट हो रहा है सबसे पहले वो लागू होने, और समय जैसे जैसे होएगा अति शीघ्र योजना लागू होगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है अटकाना लटकाना भटकाना विषय नहीं है, उनका विषय है काम करना और देश को नई विकास की रफ्तार देना। उसी रफ्तार में राजस्थान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर रूप से कार्य कर रही है और इसके बारे में आप भी देख रहे हैं, आप भी मीडिया के सजग प्रहरी हैं और इस बात में भी हमारे जो पत्रकार साथ जुड़े हैं उन्होंने भी इस बात को व्यक्त किया है कि अब आप देखें, सबसे बड़ी अपराध की बात जो अनुश्री जी कह रही थी, अपराधों में कमी नहीं हुई, अपराध हुए होते जा रहे हैं। 2872 अपराधी एक दिन में गिरफ्तार करना रिकॉर्ड है दिनेश एमन साहब एडीजी क्राइम के उसमें। और आप देखें कि दूसरा है कि 8700 के लगभग पुलिस वाले तो इसमें लगे और 2250 के लगभग टीमें बनी और लगभग 6500 के लगभग ठिकानों पे छापे मारे। और पर उसका डर दिखना चाहिए ना, अगर आपने इतनी बड़ी कार्रवाई की है तो उसका डर दिखना चाहिए, उसके बावजूद इतनी बड़ी बड़ी गंभीर घटनाएं हुई हैं। इसी तरह का कोई मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि जो घटनाएं, कुछ घटनाएं जैसे मान लो दौसा में बलात्कार की घटना थी, कुछ घटनाएं जो चलती आ रही थी जिनके बारे में आप देखिए, वो घटना 13-14 दिसंबर की थी, 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण था, उसके बाद 17 दिसंबर को मुकदमा दर्ज हुआ। अभी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी ने शपथ ग्रहण के बाद पदभार संभाला और आला अफसरों की मीटिंग ली, तो कुछ मसले ऐसे थे जो पहले से 10-20 दिन पहले से 6 दिन पहले से चले आ रहे थे धीरे धीरे करके, अब उनको सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसका इंपैक्ट आप देखेंगे अभी कुछ ही दिनों में इसका इंपैक्ट आने वाला और राजस्थान बिल्कुल एक सुशासन के रूप में आपको एक अच्छा राज्य दिखने की ओर अग्रसर होगा। जो 5 साल पिछले कांग्रेस में अपराध पे नंबर 1 हो गया था, अब अपराध पे इस पे अंकुश लगेगा। आप धीरे धीरे इसको देखेंगे कितने फास्ट तरीके से कार्य होता है। जी अनु जी, ईआरसीपी एक प्रमुख मुद्दा रहा और ईआरसीपी को लेकर ये बार बार आरोप लगता रहा कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है मध्य प्रदेश सरकार से, और केंद्र सरकार का कहना था कि राज्यों के बीच आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है और वो फ्रेमवर्क तैयार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ईआरसीपी अब विभागों को लेकर आप तो बात कर सकती हैं, लेकिन फिर भी उससे पहले विभागों के बंटवारे या कैबिनेट का विस्तार होने से पहले ईआरसीपी पर मीटिंग हो चुकी है, सहमति बन चुकी है और अगले महीने इसमें एमओयू साइन भी हो जाएगा। बीजेपी तो साफ तौर पर ये कह सकती है कि 5 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया, वो हमने 5 दिन में करके दिखा दिया और अब ईआरसीपी जो है वो मूर्त रूप लेना शुरू कर देगा। जी देखिए, अभी का जो ये मुद्दा है, मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने हमको बहुत कोसा, लेकिन आज ये सरकार में है, आगे देखना ये होगा कि जो इनकी योजनाएं हैं, जो जिन बातों पे ये उतर रहे हैं, वो आगे पूरी होती है कि नहीं होती है। आज की तारीख में भी देखिए तो कोई स्थिति बहुत ज्यादा सुधरी हुई नहीं है जिस हिसाब से ये बता रहे हैं। और अभी विकास जी हमारी योजनाओं के बारे में बता रहे थे, तो हमने काम भी किया है और जनता का इसको लाभ मिला है। चिरंजीवी योजना की बात कर रहे थे, उसके लिए मैं बता दूं, अभी मुख्यमंत्री जी है, उनका खुद का भी ये ट्वीट रहा था कि किसी गरीब इंसान को अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में खड़े रहने की हिम्मत दी है तो उसका नाम अशोक गहलोत है। मुख्यमंत्री जी का ही ट्वीट था ये। तो ये चीजें ये भूल रहे हैं, बोलने से पहले कोसना अच्छी बात है, पार्टी की विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन मुद्दा है जनता का विकास करना। आज इन्होंने जो अपने संकल्प पत्र में जो योजनाएं दी है, चाहे इन्होंने अपराध को मुद्दा बनाया हो, लेकिन जो भी मुद्दे रहे हैं इनको आगे काम करना चाहिए और देखना ये होगा कि ये कितना काम कर पाएंगे, जनता के विश्वास पे उतर पाएंगे। जी विकास जी, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। अनिल,
जीएसटी एक बड़ा मुद्दा रहा। जीएसटी इसलिए बड़ा मुद्दा रहा क्योंकि जब गहलोत की सरकार थी तो उनका ये कहना था कि जीएसटी का कलेक्शन तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो हिस्सा राजस्थान को मिलना चाहिए था जीएसटी कलेक्शन का, वो नहीं मिल पा रहा, और इसी वजह से हमको जो हमारा टैक्स कलेक्शन के जो सोर्सेज हैं या फिर रेवेन्यू जनरेशन के जो सोर्सेज हैं उनको बढ़ाना पड़ा। और उसको लेकर उन्होंने पेट्रोल को लेकर भी ये कहा कि इसी वजह से हमको पेट्रोल पर दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, वैट बढ़ाकर रखना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए या फिर राज्य को चलाने के लिए, उसके खर्चों को चलाने के लिए जीएसटी का कलेक्शन हमें मिलना चाहिए था। उल्टा वो कलेक्शन में वो उनका जो हिस्सा वो मिलता उससे बड़ा है। केंद्र सरकार ने ये कहा कि आपको हिस्सा अभी नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसे हिस्से को एक लोन के तौर पर ले सकते हैं। ये जो विसंगतियां थी, लग रहा है आपको कि डबल इंजन की सरकार में ये सारी विसंगतियां तुरंत दूर हो जाएंगी, क्योंकि अब तो दोनों तरफ से सरकार एक ही पार्टी की है? देखिए, वैसे डबल इंजन का ये फायदा मिलना चाहिए। डबल इंजन का कहने का अर्थात यही होता है कि जो गति चल रही है उससे डबल गति होगी, दो इंजन काम करेंगे। किस तरह से करेंगे, केंद्र का कितना सहयोग रहेगा? नहीं, लेकिन इसमें बीच में बस इतनी सी मेरा एक सवाल है कि अगर ऐसा है तो फिर अगर मान लीजिए किसी राज्य में सरकार डबल इंजन की नहीं है, केंद्र में अगर पार्टी की सरकार है, तो ये सही भी नहीं कहा जा सकता कि अगर आपकी सरकार मानी है तो आप उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आप जैसे ईआरसीपी को लेकर बात करें या फिर जीएसटी को लेकर बात करें, जैसे ही सरकार बनी वैसे ही जितनी भी खामियां थी, जितनी भी कमियां थी, जितने भी गतिरोध थे, जितने भी विरोध थे, वो सब खत्म हो गए और एकदम से पूरा फ्लो उसका बन गया, पूरा तारतम्य बन गया। तो ये तो एक तरह से ये इशारा करता है कि अगर आपकी सरकार आप नहीं बनाएंगे तो ये अटकाए रखी जाएगी योजनाएं। गलत भी कहा जा सकता है इसको तो। देखिए, लेकिन पब्लिक में जो मैसेज जाएगा, देखिए प्रभात, पब्लिक चाहती है उसका काम। 13 जिलों का मैटर है, 13 जिलों का मैटर सुलझाने के लिए सरकार बनते ही पहले महीने में मीटिंग हो गई। ऐसा नहीं है कि पिछली बार अगर देखा जाए, जिसमें ड्राफ्ट यहाँ पर बना था, राजस्थान के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट थी और एमपी में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, सुलह नहीं हो पाई थी। उलझना नहीं चाहिए मैटर को सुलझाना चाहिए और राहत जनता तक कैसे पहुंचे ये भी फोकस होना चाहिए। हमने देखा था कि जब एक चुनावी मुहिम चल रही थी, ये चर्चा का विषय था, गहलोत जी ने भी कई बार कहा कि उनकी जो योजनाएं हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। पब्लिक में एक बड़ा मैसेज गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर स्पष्ट तौर पर जनसभा में कहा था कि जो अच्छी योजनाएं होंगी या जनहित की जो योजनाएं हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा। और यही बात, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता रहा है, जब भी सरकारें बदलती हैं, पिछली सरकार की योजनाएं या तो बंद कर दी जाती हैं या बदल दी जाती हैं, लेकिन अभी तक ये देखने को नहीं मिला। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था, शायद उसके ऊपर यहाँ की जो प्रदेश नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं उस ट्रैक पर यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ईआरसीपी भी वही एक मुद्दा है। ईआरसीपी खासतौर से अगर पूरी राजस्थान को लेकर देख लिया जाए और उस तरफ अगर देखा जाए, लगभग 75 के करीब जो विधानसभा सीटें हैं वो फोकस होती हैं 13 जिले। पानी का राजस्थान में अगर देखा जाए तो पानी का संकट अमूमन तौर पर राजस्थान में रहा है, और बिशलपुर आने के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि जयपुर सहित जो आसपास के एरिया यहाँ पर पानी की सप्लाई हो पाई है, लेकिन फिर भी पानी और पेयजल राजस्थान के लिए चुनावी मुद्दा रहा भी है और आने वाले दिनों में चुनावी मुद्दा रहेगा भी। लेकिन इस सरकार के अंदर आते ही जिस तरह से ईआरसीपी मुद्दे को उठाया गया है और ये दावा भी किया जा रहा है कि काफी कुछ जो उलझी हुई चीजें थी उनको सुलझा लिया गया है। एमपी में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी ही है, और दोनों के बीच के सुलह का जो मैटर है, ड्राफ्ट तैयार हो गया है। आने वाले दिनों में जल्द ही एक एमओयू साइन होगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री जाएंगे, एमपी के मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां पर दिल्ली के अंदर जो मध्यस्थता वहां पर होगी, 90% जो बजट केंद्र देने वाला था शायद उस पर सहमति बनेगी। लेकिन इस टॉपिक को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उठाया था, तब राष्ट्रीय परियोजना की बात आई थी और ये डिमांड की गई थी राजस्थान से कि केंद्र सरकार 90-10 के रेशियो के अंदर इन योजनाओं में अगर पैसा देता है, अच्छी योजनाएं होंगी, जनता को राहत भी मिल पाएगी और यही एक राष्ट्रीय परियोजना होती है। लेकिन इस परियोजना के साथ साथ कई योजनाएं ऐसी देखी गई, हमने देखा भी था कि एक बार राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी कहा था कि हाँ 90% नहीं, जो 50-50% का जो रेशियो किया गया था, 90-10% का रेशियो होना चाहिए। तो ये मैटर काफी कुछ गरमाया था, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में बदल गई है सरकार, एमपी में बीजेपी की सरकार है। अब ईआरसीपी पर अगर कोई अमली जामा यहाँ पर पहनता है तो 13 जिले ये जरूर है कि वहां का पानी की सप्लाई, वहां की खेती बाड़ी और जो एक तरह से उद्योग व्यापार भी जो है वो डेवलप वहां पर होंगे। और सियासत की जहां तक बात है, ये जरूर आता रहता है, राजस्थान में हो चाहे दूसरे देशों में देखने को मिलता रहता है कि ईआरसीपी नहीं, दूसरे प्रोजेक्ट भी अगर देखा तो उसमें भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये धरातल पर उतरना बहुत जरूरी है। बैठ के पहले भी हुई है, ड्राफ्ट पहले भी बना है, सरकारें दोनों में तालमेल की जो चीजें थी वो पहले भी रही थी, लेकिन यहाँ पर यह कदम बढ़ाना पड़ेगा कि 1 महीने में जो कवायद की गई है
अगले महीने अगर वो कवायद पूरी होती है तो सरकार की मंशा भी पता लगती है और जनता को जो राहत है वो सीधी, जो एक तरह से कहते हैं ना डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, उसमें बीच में कहीं दलाली नहीं हो रही, ये डायरेक्ट ट्रांसफर की तरह ही हो जाएगा कि अगले महीने में अगर ईआरसीपी पर पूरी प्रोजेक्ट पर साइन हो जाते हैं, एमओयू साइन हो जाता है और उस पर कोई पहल वहां पर होती है। बिल्कुल विकास जी, रोजगार एक प्रमुख मुद्दा था और रोजगार को लेकर भी गारंटी दी गई थी कि रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे, लेकिन सरकार ने आते ही कुछ भत्ते बंद कर दिए, कुछ नियुक्तियों को खत्म कर दिया और इसके साथ ही जो ट्रेनिंग जो दी जाती थी, एक तरह से रोजगारों को लेकर जो युवा वर्ग था, सबसे बड़ा वोट बैंक भी वो माना जाता है, लेकिन रोजगार के अवसर उनके लिए और भी कम हो गए। बड़े आस लगाए बैठे थे, कुछ को मिला था। अब इसको क्या माना जाए कि कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी उस योजना में उनको नियुक्ति दी गई थी, इसलिए उनको सबको रद्द कर दिया गया। फिर रोजगार की जो गारंटी उसको कैसे पूरी कर पाएंगे अगर आते ही अगर इस तरह से कई लोगों को एक साथ बेरोजगार कर दिया जाएगा तो? देखिए, बेरोजगार नहीं किया गया है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल देख लीजिए आप, और उसके अलावा आप देखें राजीव गांधी मित्र जो इन्होंने योजना चलाई उसमें सिर्फ कांग्रेस के लोगों को मोबिलाइज करने का एक तरीका रखा, उससे नियुक्तियों का कोई सीधा सीधा इम्पैक्ट नहीं। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहेंगे कि लगातार स्टार्टअप के लिए जो कार्य केंद्र सरकार कर रही है, जो योजनाएं बनी हुई है, और जो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार है, ये निरंतर इस प्रकार के आयोजन और प्रायोजन रखेंगे कि रोजगार की स्तर भी यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि रोजगार का जो दर है वो सबसे ज्यादा राजस्थान की बेरोजगारी की दर जो बढ़ती जा रही है उसको कम करके रोजगार की यहाँ संभावना है पूरी व्यक्त की जाएगी। आप देखिए एक बात और, रोजगार बढ़ता किससे? जहां पर अपराध नहीं हो, जहां पर सब सुविधाएं उपलब्ध हो, चाहे वो रोड की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की, चाहे वो एयरपोर्ट की हो, जो भी सुविधाएं राजस्थान में निरंतर डेवलप होती जा रही है। आप देखिए कोटा ले लें, चाहे उदयपुर ले लें, चाहे जयपुर ले लें, जिस प्रकार से एक मिशन बना के और जो घोषणा, चाहे केंद्र सरकार से जो योजना लानी हो, चाहे एयरपोर्ट संबंधित, चाहे वो सड़क डिपार्टमेंट से नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि हम जो भी रोड बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे कि आदमी को बहुत सुविधा मिलेगी। ये बात जरूर है कि कुछ पैसा जरूर टोल के रूप में देना पड़ सकता है, लेकिन जिस प्रकार व्यापार बढ़े और जो सेंट्रलाइज जुड़े और जिस प्रकार से आज जयपुर से दिल्ली पहुंचना कितना सुगम हो गया, तो ये सब व्यापार और स्टार्टअप बढ़ाने के लिए, युवाओं को काम शुरू करने के लिए और रोजगार देने की स्थिति के लिए ऐसा पूरी रूप से एक संरचना तैयार की जा रही है कि आज जो ये विकसित भारत @ 2047 है उसका सफल सपना साकार हो सके, उसी के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं। और जब वातावरण बहुत अच्छा होगा राजस्थान का, जब प्राइमरी रूप से जो 7-8 जो घोषणाएं जो पहले होना जरूरी है, वो अपराध के संबंध में, एसआईटी जो नकल माफियाओं के संबंध में, वो तुष्टीकरण के संबंध में, ये जो चीजें हो रही है, इन चीजें जब यहाँ से ऐसा शांति का माहौल नजर आएगा और राजस्थान में रोजगार की दर बढ़ेगी। और दूसरी बात है, जब आरपीएससी जो है अब जो स्टडी सर्किल से जो लोग जुड़े हुए थे, वो पता है कई बार पेपर लीक के मामले में सामने आए, कुछ संस्थाएं, कुछ जो एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भाषण देते हुए कहा था कि कुछ जो संस्थाएं हैं, कुछ संस्थान भ्रष्टाचार के उसमें डूब चुके हैं और वो एक बहुत बड़ा देश के लिए घातक है। तो उनमें जो भाई भतीजावाद और जिस तरह का परिवारवाद है उसको हटाते हुए उसको एक साफ सुथरी संस्थाओं के रूप में काम किया जाएगा। जब से आरपीएससी कई जगह मामले लीक, पेपर लीक के मामले हुए, ये सब चीजों में सुधार नजर आएगा और रोजगार के अवसर निरंतर पैदा होंगे और इसमें किसी प्रकार का कोई विषय आप देखिए कुछ समय बाद प्रभात जी रहेगा नहीं। राजस्थान एक प्रकार से नई ऊंचाई छुएगा विकास की, जो आप देखेंगी डबल इंजन की सरकार में। चाहे मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में जब ईआरसीपी के लिए लेटर लिखा तो कमलनाथ जी वहां सीएम थे, उन्होंने 27 जनवरी 2020 को वापस जवाब दिया। फिर जब इनिशिएटिव उठाया, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने 9 बार कम से कम मीटिंग करने के लिए आग्रह किया कि आप वहां नहीं आए तो हम अफसर को लेके आ जाए। और माननीय गहलोत साहब सक्षम मुख्यमंत्री थे और 3 बार के मुख्यमंत्री थे, जो अनुश्री जी कहना चाह रहे हैं, तो वो चाहते तो सर्वदलीय बैठक बुलाती, ईआरसीपी के मुद्दे को उठाना हो तो आगे जाते, लेकिन वो 13 जिलों की 88 विधानसभा सीटों पर वो राजनीति करना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने 16 अक्टूबर 2022 को रैली निकालने का कहा कि आरसीपी के मुद्दे पे हम कांग्रेस सरकार को रिपीट करें, पर वो सफल नहीं हुई। जनता इनके मानस को समझ चुकी थी। चलिए देखिए, जो भी उम्मीदें हैं और जो गारंटियां हैं, उम्मीद यही की जाती है, सरकार ये सोचती है कि उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए वो टाइम फ्रेम सामने रखेगी, लेकिन उस टाइम फ्रेम में अगर ये चीजें पूरी नहीं होती है तो बड़ा क्रूशियल टाइम अभी आने वाला वक्त भी है, 2024 का लोकसभा चुनाव है। इस वक्त अगर इन गारंटियों को पूरा करने का कोई टाइम फ्रेम और इस तरह से गारंटियों को पूरी करने की बात सामने नहीं आएगी तो राजनीतिक दलों को जिसने भी गारंटी दी है, चाहे सत्ता में है चाहे विपक्ष में है, उनको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि योजनाएं पूरी हो, सरकार चाहे कोई भी हो, सरकार का जो मकसद है वो यही है कि लोगों तक उनको सुविधाएं पहुंचाना, उनके लिए ऐसी नीतियां बनाना,
जो उनके फायदे की हो, रोजगार, अलग अलग जो मुद्दे हैं उस क्षेत्र में वो चाहते हैं कि जो वादे किए जाएं वो पूरे किए जाएं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि टाइम फ्रेम में वो सारे वादे पूरे भी होंगे। और जो वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, विपक्ष के तौर पर हम कांग्रेस से उम्मीद करेंगे कि उन बातों को उठाए, सामने लेकर आए, सत्ता पक्ष के सामने लेकर उनको उजागर करे कि अभी ये वादा आपका पूरा नहीं हुआ है, इसे भी पूरा करे, ताकि सत्ता पक्ष से अगर कहीं पर खामी रह जाए तो उसको वो ध्यान दिलाते, उसको पूरा करने के लिए उनके सामने सदन में उस मांग को उठाया जाए। चलिए, फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि जल्द ही ये गारंटियां सभी पूरी होंगी। फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।